आज बात करेंगे यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। क्या है ये यूसीसी? इस चीज का विरोध करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन से पहले बीजेपी गवर्नमेंट का ये एक नया प्रोपागेंडा है। वहीं दूसरे तरफ ये भी सोचने वाली बात है कि क्या वाकई में सेक्युलरिज्म की कील ठुकेगी इस बार यूसीसी से? यूसीसी एक ऐसी चीज जिसे आज तक इस देश में लागू करने की किसी ने कोशिश तक नहीं की, या फिर यूं कहे तो जुर्रत नहीं की। भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। तो चलिए इस हॉट टॉपिक को छेड़ ही देते हैं आज। पर मेरा सवाल ये रहेगा, क्या वाकई में आज के भारत में यूसीसी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डील करने के लिए? तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या वाकई में यूसीसी इतना जरूरी है या फिर नहीं। देश स्वतंत्र है और इस स्वतंत्र भारत में आपको बोलने का हक है, और लॉ कमीशन भी अलग अलग समुदाय के लोगों से ये जानना चाह रही है कि उनका इस विषय पे क्या राय है। तो बस देर किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएलसी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। वितर्क में हम जरूर घुसेंगे, पर उससे पहले बहुत अच्छे से ये समझना जरूरी है कि ये यूसीसी है क्या। क्योंकि जैसा हम लोग सोच रहे हैं, जैसा हम लोगों का कंसेप्शन बन रहा है, उससे कई ज्यादा गंभीर है ये टॉपिक, कई ज्यादा डीप है ये टॉपिक। तो भारतवर्ष अनेकों का एक देश होने के नाते यहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग एकजुट होकर रहते हैं, जिस वजह से हमारा क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए समान है, पर सबके पर्सनल लॉज अलग अलग है। इसके पीछे का मेन कारण यही है कि सारे समुदाय के लोगों के जो रीति नीति या फिर जो कस्टम्स है वो भिन्न है। तो यूसीसी एक ग्रैंड प्रपोजल है जो हमारे देश में मौजूद अलग अलग विवाह, डिवोर्स, मेंटेनेंस, उत्तराधिकारी, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, इन सारे लॉज को एक कॉमन लॉ से रिप्लेस कर देगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस टर्म को एक्सप्लिसिटली हमारे संविधान के पार्ट 4 के आर्टिकल 44 के तहत मेंशन किया गया है। इस आर्टिकल में यह बोला गया है कि हमारा जो स्टेट है वो हमेशा इसी कोशिश में रहेगा कि पूरे भारतवर्ष के लिए वह एक कॉमन लॉ लेकर के आए, सबके लिए सारे लॉज सेम हो। काफी ज्यादा तर्क छिड़ चुका है इस बात को लेके। तो जमायत उलेमाए हिंद, जो कि एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उनको पूछे जाने पर उन्होंने ये कहा कि जो भारत का संविधान है वह रिलीजियस फ्रीडम माने धार्मिक स्वतंत्रता देता है हर धर्म के लोगों को, और अगर यूसीसी आती है तो वह इसका प्रोटेस्ट जरूर करेंगे, पर कानून के दायरे में रहते हुए। उनका ये कहना है कि ये यूसीसी इंपोज करने का जो आइडिया है ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दिमाग में रखते हुए लिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट या फिर संसद किसी को भी ये हक नहीं कि चैप्टर 3 यानी जो फंडामेंटल राइट से डील करता है उसको वायलेट करे। दूसरे तरफ उत्तराखंड भारत का पहला स्टेट बन चुका है जो यूसीसी को अपने स्टेट में लागू कर चुका है। वहीं गुजरात और असम के बाद अब कर्नाटका भी यूसीसी को अपने स्टेट में लागू करने की सोच रही है। 28 जून 2023 को उद्धव ठाकरे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए ये कहा कि क्या यूसीसी इस देश के हिंदुओं को अफेक्ट नहीं करेगी? बीजेपी यहाँ काउ स्लॉटर को बैन नहीं करवा पा रही है तो यूसीसी को कैसे इंप्लीमेंट करेगी? यानी उन्होंने एक डाउट यहाँ पर जाहिर किया है, पर ऑपोजिशन होने के बावजूद वह यूसीसी को सपोर्ट कर रहे हैं। इतने सारे तर्क वितर्क के बावजूद क्या आपने एक बार भी ऐसा सोचा कि भारत के स्वाधीनता के 75 सालों तक कहाँ था ये यूसीसी?
क्यों अब तक किसी ने भी इस देश में इसको लागू करने की कोशिश नहीं की? तो यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ये जो यूसीसी का मुद्दा है ये उससे भी काफी पुराना है। तो अक्टूबर 1840 में लॉ ऑफ द लैंड यानी कि लीगल भाषा में बोले तो लेक्स लॉसी रिपोर्ट में पहली बार इस बात पे चर्चा हुई कि भारत देश के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ होना जरूरी है क्रिमिनल एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट के मामलों में। पर उसी के कुछ सालों बाद 1859 में क्वींस प्रोक्लेमेशन द्वारा ये बताया गया कि भारत के जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनके जो पर्सनल लॉज है, रिलीजियस राइट्स है, इस चीज को यूनिफॉर्म लॉ के स्कोप से बाहर रखा जाएगा। जिस वजह से अब तक हमारे देश के जो क्रिमिनल लॉज है वो सबके लिए समान है, पर अलग अलग समुदाय के जो पर्सनल लॉज है वो अलग अलग है। अब देखिए, ये जो हमारा यूसीसी है इस चीज को संविधान बनाते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने काफी पुश किया, पर उस समय किसी बड़े विरोध से बचने के लिए उन्होंने इस यूसीसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर रख दिया। अब यहाँ आगे थोड़ा सा टेक्निकल है तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये डीपीएसपी है क्या? तो जैसे फंडामेंटल राइट्स, इस चीज को आप सभी जानते हैं, माने मौलिक अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार मिलना हमारा हक होता है, पर ये जो डीपीएसपी होता है ना, इसके प्रोविजंस को स्टेट को गाइड करने के लिए बनाया गया कि स्टेट आखिर किस तरीके के लॉज बनाए जिससे साधारण नागरिक और हमारे देश की उन्नति हो। जिस वजह से इस डीपीएसपी को किसी भी तरीके के जुडिशियल स्क्रूटिनी से बाहर रखा गया, यानी कि अगर स्टेट डीपीएसपी में दिए गए प्रोविजंस को प्रोवाइड नहीं भी कर रही है तो भी हम इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। उस समय यूसीसी को इस डीपीएसपी के अंदर रखने का एक मेजर रीजन ये था कि लोगों के बीच इतनी ज्यादा जागरूकता नहीं थी कि आखिर ये यूसीसी है क्या, इससे क्या फायदा मिल सकता है। इस चीजों को लोगों को समझाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने क्या किया कि इस प्रोविजन को हमारे संविधान में रखा ताकि अगर जब समाज बदलेगा आगे चल के तो उस समय इस चीज को हमारे देश में लागू किया जा सके। जिस चीज को अंग्रेजों ने शुरू किया था हमारे लिए, उस चीज को अब तक बदला ना जा सका है। पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो हमारे देश के हिंदू लॉ है उस चीज को काफी ज्यादा रिफॉर्म करने की कोशिश की है, जिस वजह से आज के डेट में जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि ये एक तरीके से हिंदुत्व फैलाने का एक प्रोपेगेंडा है। 4 लॉज ऐसे बनाए गए जिसमें हिंदू लॉ को काफी ज्यादा रिफॉर्म किया गया। उसमें से सबसे पहला है हिंदू मैरिज एक्ट, जो एक तो प्रिस्क्राइब करता है कि जो लड़का और लड़की है उसकी शादी की मिनिमम उम्र क्या होना चाहिए। इस चीज को इसलिए किया गया ताकि शादी में दोनों ही पार्टी की एक सफिशिएंट मैच्योरिटी हो ये डिसाइड करने के लिए कि वो वाकई में इस जिम्मेदारी को लेना चाहते हैं या फिर नहीं। साथ में ये एक्ट बंदों की 2 शादी को भी प्रिवेंट करता है। बाइगैमी जिसे हम कहते हैं ये पनिशेबल ऑफेंस है। वहीं दूसरे तरफ लड़कियों को भी 1 से ज्यादा शादी करने के लिए ये एक्ट अलाउ नहीं करता है। दूसरा एक्ट जो कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, उस एक्ट के तहत मेल और फीमेल दोनों को ही अडॉप्ट करने का हक दिया हुआ है। यहाँ तक कि एक विधवा या फिर कोई सिंगल पेरेंट भी किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट को भी 2005 में अमेंड किया गया, जिसके थ्रू इस एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश की गई। इस एक्ट में ये बताया गया कि अब जो लड़कियां हैं उनको भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोपर्सिनर माना जाएगा। कोपर्सिनर का ये मतलब होता है कि एक लड़की का अब से अपने फैमिली के प्रॉपर्टी में जन्म से ही अधिकार होगा जैसे कि लड़कों का होता है। सेक्शन 23 को भी रिपील किया गया है, जो पहले महिलाओं को ये हक नहीं देता था कि वह एक घर का बंटवारा मांग सके। इस एक्ट के सेक्शन
24 को भी रिपील कर दिया गया। अब ये नया प्रोविजन आया कि एक जो विधवा औरत है वह शादी के बाद भी अपने पूर्व पति के प्रॉपर्टी से इनहेरिट कर सकती है। इसके अलावा हिंदू माइनॉरिटी और गार्डियनशिप एक्ट है जो माँ बाप दोनों को ही एक बच्चे का नेचुरल गार्डियन का स्टेटस देता है और जो कि सही भी है। तो अब ये तो सारी हिंदू लॉ की बातें थी, पर ऐसे कई और डेवलपमेंट दूसरे रिलीजन के पर्सनल लॉज में भी लाए गए हैं। जैसे शाहबानो बेगम के फेमस केस के बारे में आप लोगों को जरूर पता होगा। इस केस में क्या हुआ कि शाहबानो बेगम को उनके पति ने ट्रिपल तलाक से डिवोर्स दे दिया और वह एक बहुत ही बुरे सिचुएशन में आ गई क्योंकि उनके पास कोई भी जरिया नहीं था खुद को और अपने 5 बच्चों को मेंटेन करने का। पर उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने कोई भी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और अपने सपोर्ट में ये कहा कि वह इस्लामिक लॉ के द्वारा अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फुलफिल कर रही है और इस्लामिक लॉ वाइफ और बच्चों के मेंटेनेंस का प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करती थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का ये विचार आया कि जो सेक्शन 125 सीआरपीसी है वह इस देश के हर नागरिक पर एप्लीकेबल होगा और इस धारा के तहत उनके हस्बैंड को शाहबानो बेगम और उनके 5 बच्चों के लिए मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। साथ में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का सजेशन भी दिया था। पर कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ उस समय पूरे देश में चर्चा हुई और सारे लोगों ने जम के इस चीज का विरोध किया, जिस वजह से उस समय की राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम वुमेन्स राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 पास कर दिया, जिसमें ये प्रोविजन मौजूद था कि सीआरपीसी का जो सेक्शन 125 है उसके स्कोप से मुस्लिम वुमेन को बाहर रखा जाएगा। यानी कि कोर्ट के इस जजमेंट को उस समय की सरकार ने बिल्कुल भी भाव ही नहीं दिया। वहीं एक दूसरा केस सामने आया था सारला मुगदल का, जिसमें एक हिंदू हस्बैंड ने पहले तो हिंदू लॉ के अनुसार शादी की, पर बाद में वह इस्लाम धर्म को अपना लेता है और दूसरी शादी करता है। तो इस चीज को चैलेंज किया गया कि ये लीगली हो सकता है या फिर नहीं, जिसके अगेंस्ट में कोर्ट का ये जजमेंट आया कि ऐसा करने से जो ये एक्ट है ये सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी के तहत पनिशेबल ऑफेंस रहेगा। 2015 में एक और केस आया एबीसी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्रिश्चियन पर्सनल लॉ के अनुसार मां को एक बच्चे का नेचुरल गार्डियन नहीं माना जाता है, जबकि हिंदू लॉ में ऐसा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस में भी ये हाईलाइट किया कि वाकई में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कॉन्सेप्ट है उसको अब एड्रेस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि भारत में काफी दिनों से ही थोड़ा थोड़ा हर पर्सनल लॉ में चेंज लाया जा रहा था। तो कुछ लोग अभी इसी चीज के फेवर में है कि पूरे भारतवर्ष में यूसीसी लागू करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। इससे तो बेहतर ये है कि समय लेकर थोड़ा थोड़ा करके जैसे अब तक हो रहा था पर्सनल लॉज में कुछ कुछ चेंज लाया जाए, क्योंकि अगर डायरेक्टली यूसीसी को अप्लाई कर दिया जाएगा तो हर एक रिलीजन के पर्सनल लॉज में चेंज आएगा। तो जिस तरह हिंदू लोग हिंदू पर्सनल लॉ के द्वारा गवर्न होते थे, उसी तरह सिख, इस्लाम, क्रिश्चियन, पारसी, इन सब के लिए उनके अलग अलग लॉज थे। जो इस्लाम धर्म के लोग हैं उनको मुस्लिम पर्सनल शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 द्वारा गवर्न किया जाता है। ये शरीयत या फिर जो इस्लामिक लॉ है ये मुस्लिम लोगों के शादी, डिवोर्स या फिर मेंटेनेंस के लॉज को गवर्न करता है। अगर यूसीसी आ जाती है तो फिर शरीयत लॉ के अनुसार जो भी शादी का मिनिमम एज है या फिर मुस्लिम लोगों के बीच जो पॉलीगैमी का जो कॉन्सेप्ट है वो हट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो सिख लोग हैं उनको आनंद मैरिज एक्ट 1909 गवर्न करती है, जिसके अंदर डिवोर्स का कोई भी प्रोविजन मौजूद ही नहीं है। तो अगर सिखों को डिवोर्स लेना हो तो तब उनकी गवर्नेंस हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा होती है। पर
पर अगर यूसीसी आ जाती है तो इसके रिगार्डिंग भी एक कॉमन लॉ होगा और जो आनंद मैरिज एक्ट है वो भी हट जाएगा। पारसियों की अगर बात करें तो उनके लिए भी पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 मौजूद है। इस एक्ट में ये बताया गया है कि कोई भी पारसी महिला अगर किसी दूसरे धर्म के आदमी के साथ शादी करती है तो पारसी रिचुअल्स और कस्टम्स के अनुसार उसके जितने भी अधिकार थे वह सारे उससे छीन लिए जाएंगे। पर अगर यूसीसी आती है तो ये प्रोविजन भी हट जाएगा। पारसियों में एक और प्रोविजन है कि जो अडॉप्टेड डॉटर्स होते हैं उनका कोई भी अधिकार नहीं होते हैं, पर जो अडॉप्टेड लड़का होता है वह अपने बाप का क्रियाकर्म कर सकता है। तो अगर यूसीसी आ जाती है इस चीज में भी बदलाव आ जाएगा। इसके अलावा क्रिश्चियन पर्सनल लॉज है जो क्रिश्चियन लोगों का इनहेरिटेंस, अडॉप्शन और सक्सेशन को गवर्न करता है। इस तरीके से थोड़ा बहुत हर एक लॉ में चेंज आएगा, यहाँ तक कि हिंदू मैरिज और हिंदू सक्सेशन एक्ट इनमें भी बदलाव यूसीसी लागू होने से आएगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो ये कहता है कि जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं उनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। वहीं दूसरे तरफ सेक्शन 5 और सेक्शन 7 के तहत एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, माने एक छूट दी हुई है कि अगर किसी भी हिंदू कम्युनिटी में कुछ उनके अपने कस्टम्स है तो वो कस्टम्स इस लॉ के प्रोविजंस को ओवरराइड कर देगी, यानी कि हम कस्टम को ही मानेंगे और लॉ को नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा। तो ये चीज भी यूसीसी आने से हट जाएगा। ऐसा कहना बिल्कुल गलत रहेगा कि यूसीसी के द्वारा हिंदुत्व को बाकी रिलीजन के ऊपर चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हिंदू लॉज में भी चेंजेस आएंगे यूसीसी से। वहीं मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये यूसीसी इंप्लीमेंट करने का जो ऑर्डर या फिर पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथों दी हुई है, ना कि सेंट्रल जबरदस्ती उसको पूरे भारत में लागू कर रहा है। अब तक मैं आशा करती हूँ कि थोड़ा बहुत आपकी एक समझ आ चुकी होगी यूसीसी के बारे में। ये वाकई में एक अच्छा प्रोविजन है। सेक्युलरिज्म बढ़ेगा, देश और ज्यादा यूनाइटेड होगा, तो और अलग अलग समुदाय के बीच में जो भी डिफरेंसेस है वो हट जाएंगी। तो इस नजर से अगर हम देखें तो यूसीसी काफी अच्छा है। पर वहीं दूसरे तरफ चलिए उस सवाल पे चलते हैं जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि क्या वाकई में यूसीसी आज के दिन में खड़े होके भारत में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि अगर डीपीएसपी की बात करें तो और भी ऐसे डीपीएसपी है जो अगर लागू हो सके तो वो और ज्यादा हमारे भारत को एक उन्नत देश बनाने में मदद करेगा। हमारे देश के जो नागरिक है वह और ज्यादा सुख और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ डीपीएसपी चलिए देख लेते हैं। तो एक डीपीएसपी ये कहता है कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनको एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यानी जीवन व्यतीत करने के जो साधन है वह सफिशिएंटली स्टेट की जिम्मेदारी रहेगी कि वो प्रोवाइड करे। वहीं दूसरे तरफ इंडिया 29th पोजीशन पे आता है सैलरी प्रोवाइड करने के मामले में। एक और डीपीएसपी है जो लिविंग वेज देने की बात करता है, यानी कि वेज का अमाउंट सफिशिएंट हो ताकि जो हमारे देश के वर्कर्स है, लेबरर्स है, वो एक स्टैंडर्ड लाइफ लीड कर पाए। पर 106 कंट्रीज की एक रैंकिंग आई थी जिसमें वेज पे करने के मामले में हमारा भारत 72 पोजीशन पे था। डीपीएसपी के अंदर एक बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का प्रोविजन भी है, पर कोविड के टाइम हमने देखा था कि हेल्थ केयर की हालत क्या है हमारे देश में। हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 2021 में इंडिया 101 पोजीशन पर था, पर 2022 में इंडिया और नीचे आ जाता है और 107 नंबर पोजीशन पे अभी वो है। यानी कि दिन ब दिन हंगर इंडेक्स हमारे कंट्री में बढ़ता जा रहा है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के बजाय अब हमारे सरकार को ये लगता है कि हमारे देश में आज के डेट में यूसीसी सबसे गंभीर मुद्दा है और इस चीज को लागू करने के लिए वो पूरे तरीके से जुट चुकी है। अगस्त 2018 में
21st लॉ कमीशन ने ये खुद कहा था कि हमारे देश के फैमिली लॉज को यूनिफॉर्म करने की ना ही अभी कोई जरूरत है, ना ही वो मेन मुद्दा है। वहीं जो 22nd लॉ कमीशन है, उनका व्यू आज के डेट में खड़े होकर इससे बिल्कुल उल्टा है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि वाकई में यूसीसी को इंडिया में इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BS चौहान, उनका ये कहना है कि हमारा भारतवर्ष जो कि अनेकों का एक देश है, इसमें अगर हम जबरदस्ती यूसीसी को लागू करेंगे और सारे समुदाय के अपने अपने कस्टम्स और रीति नीति को अगर हम हटाने की कोशिश करेंगे तो इसका एक उल्टा इम्पैक्ट भी हो सकता है। यूनाइटेड करने के बजाय हो सकता है कि देश की इंटीग्रिटी को ये और ज्यादा बुरे तरीके से अफेक्ट करे। वहीं यूसीसी के फेवर में एक और आर्ग्यूमेंट है कि जो हमारे देश की महिलाएं हैं, उनको काफी ज्यादा हमारे पर्सनल लॉज डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो उनको बाकियों के साथ में इक्वल पोजीशन पे लाया जा सकेगा। पर यहाँ पे इसके अपोज करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लॉ को बदल के हम वाकई में क्या सच में इक्वलिटी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। हम भले ही डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस को हटा सके, पर इसका मतलब क्या ये होता है कि हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में जो इनइक्वलिटीज है वो वाकई में हट जाएंगे? अगर ऐसा ही होना होता तो इतने सारे लॉज हमारे देश में पहले से मौजूद है जिनको हम यूज कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते थे। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है कि यूसीसी से ऐसा क्या नया बदलाव हमारे समाज में आ जाएगा जो कि हम धीरे धीरे इन पर्सनल लॉज के साथ नहीं कर सकते थे। गोवा एक ऐसा स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने स्टेट में लागू किया हुआ है, पर उसी सिविल कोड के अंदर ये लिखा हुआ है कि 25 साल के उम्र तक एक बच्चा और 30 साल के उम्र तक अगर एक पत्नी एक बेटे को जन्म नहीं दे पाती है तो उसका पति दूसरी शादी कर सकता है। ये किस तरीके का लॉ हुआ? इसी को क्या हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहेंगे? इस टाइप का लॉ क्या हमारा समाज डिजर्व करता है? इससे तो कई ज्यादा अलग अलग पर्सनल लॉज अच्छे हैं। ये सही है कि कुछ कुछ पर्सनल लॉज वाकई में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है, पर इसका समाधान यूसीसी क्या वाकई में हो पाएगा, ये एक देखने वाली बात रहेगी। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं जिनके रिलीजियन या फिर जिनके कस्टम्स को अलग से प्रिजर्व करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यूसीसी अगर इस चीज को बिल्कुल ही हटा देगा तो ये हमारे लिए एक नुकसान के समान है। इस तरीके से यूसीसी को हड़बड़ाहट में या फिर जल्दबाजी में इंप्लीमेंट करना सही नहीं रहेगा। वाकई में बहुत ज्यादा सोच विचार की जरूरत है और ये भी समझना होगा कि किस प्रकार इसको इंप्लीमेंट करें ताकि जो हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो भी अपील्ड रहे और सारे समुदाय के लोगों के लिए एक कॉमन लॉ भी हमारे देश में एग्जिस्ट कर सके। आपकी इस विषय पर राय मुझे कमेंट्स में आप जरूर लिखिएगा। मैं भी जानना चाहूंगी कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।